सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में सिर्फ काम करता रहता था और खेतों की मुकम्मल पहरेदारी भी करता था। मगर जब फसल पककर तैयार हो जाती तो गाँव का सरदार उसकी सारी फसल ज़बरदस्ती ले लेता, उसे बहुत थोड़ा सा हिस्सा देता। अच्छा, किसान और उसकी बेगम बड़े परेशान थे क्योंकि बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था। अब एक दिन किसान खेत में खुदाई कर रहा था और बेख्याली में कह लें कि वो ज़्यादा ज़मीन खोद गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि ज़मीन के अंदर कुछ है। किसान ने बड़ी मुश्किल से वहाँ से एक संदूक निकाला और संदूक देखकर बड़ा हैरान हुआ। जब उसने संदूक खोला तो उसकी खुशी की तो कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि संदूक में से निकल आया ख़जाना, हीरे जवाहरात। उसने सोचा कि इस बात का इल्म गाँव के सरदार को नहीं होना चाहिए, वरना वो इस खजाने को भी मुझसे ज़बरदस्ती छीन लेगा। वो ख़जाने को छुपाकर घर ले गया। अब घर जाकर उसने अपनी बेगम से पूछा कि अब इस दौलत को कहाँ छुपाया जाए। बेगम ने जवाब दिया कि इसको हम सहन में दफन कर देते हैं। अच्छा, किसान ने ऐसे ही किया। कुछ देर के बाद उसकी बेगम कहने लगी कि मैं पानी भरने जा रही हूँ। उसके जाने के बाद किसान सोच में पड़ गया और अपने दिल में कहने लगा कि मेरी बेगम इस दौलत का जिक्र दूसरी औरतों से ज़रूर करेगी और फिर इस राज का इल्म सरदार को हो ही जाएगा। अच्छा, ये ख्याल आते ही किसान उठा और उसने हीरों से भरा संदूक सहन से निकाला और घर से बाहर एक खुफिया जगह पर दफन कर दिया और वापस आ गया। जब वो औरत घर आई तो किसान ने संजीदगी से कहा कि कल हम जंगल से मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे। अब बेगम ने हैरान होकर कहा कि मछलियाँ और जंगल से? खुशी से तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? किसान मुस्कुराया और बोला कि कल जब तुम जंगल जाओगी तो खुद देख लेना। अच्छा, अगले दिन किसान सूरज निकलने से पहले घर से निकला। गांव के मछेरे से बहुत सारी ताज़ा मछलियाँ ख़रीद लाया और उसने तंदूर की रोटियां भी खरीदी और जंगल की तरफ चल पड़ा। अच्छा, वहाँ एक जगह देखकर उसने मछलियाँ ज़मीन पर फैला दी और कुछ आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां लटका दी। ये सब काम करके वो घर वापस आ गया। जब सूरज निकला तो किसान बेगम को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसकी बेगम ने ज़मीन पर मछलियाँ देखी, हैरान हो गई। फिर उसने सब मछलियों को अपनी टोकरी में रख लिया और आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां देखी तो किसान से कहने लगी कि दरख्तों पर रोटियां लगी हुई हैं। किसान ने कहा कि हाँ, यहाँ रोटियों की बारिश होती है और कुछ रोटियां दरख्तों पर अटक जाती हैं। अब ये सुनकर उसकी बेगम और ज़्यादा हैरान हो गई। अच्छा, खजाना मिलने के बाद किसान और उसकी बेगम के तो दिन बदल गए और वो पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने लगे। अच्छा, थोड़े दिन के बाद ना ये बात जो है ये हर तरफ फैल गई कि जी किसान के हाथ को ख़जाना लग गया और अब ये राज भी आप समझ लें कि राज रहा ही नहीं। हर कोई जानता था कि ख़जाना उसने घर के सहन में छुपा रखा है। फिर भला ये बात सरदार से कैसे छुपी रह सकती थी? अच्छा, पहले सरदार ने किसान की बेगम को और फिर किसान को अपने घर बुला लिया। किसान जब सरदार के पास गया तो सरदार ने कहा कि क्या ये बात सच है कि तुम्हें एक संदूक मिला जिसमें हीरे थे, जवाहरात थे? किसान ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि ये तो बिल्कुल झूठ है। और सरदार ने गरज कर कहा कि तुम्हारी बेगम मुझे सब कुछ बता चुकी है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेगम का तो दिमाग ही ख़राब हो गया, तो कुछ भी कह देती है, ये तो आजकल बातें उल्टी सीधी करती है। जब किसान की बेगम ने यह सुना कि उसका शौहर उसे पागल कह रहा है तो वो गुस्से से बोली कि हुजूर, जो कुछ मैंने बताया है वो सच है, हकीकत है और ये संदूक हमारे सहन में दफन है। सरदार ने खुश होकर पूछा, ये हीरे जवाहरात का संदूक किस दिन मिला था? किसान की बेगम ने कहा, उस दिन सुबह को जिसके एक दिन बाद हम जंगल से मछलियाँ पकड़ने गए थे। ये सच है, ये वो दिन था जब आसमान से पकी पकाई रोटियों की बारिश हुई थी। अब सरदार ने मुस्कुराते हुए अपने साथियों से कहा कि और तो वाकई पागल है, इसका शौहर बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा, सरदार के खादिम ने सरदार के कान में कुछ कहा जिस पर सरदार ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि किसान के घर जाओ और सहन खोद कर खजाने का पता लगाओ। खादिमों ने सारा सहन खोद डाला, मगर आपको तो पता है कि खजाना तो वहाँ पर था ही नहीं, उसने कहीं और छुपा दिया था, तो वहाँ पर खजाना कैसे मिलना था? अब वो सब वापस चले गए मायूस होके और ऐसे गरीब किसान अपनी अक्लमंदी से ना सिर्फ जालिम सरदार के जुल्म से बच गया बल्कि अपना ख़जाना बचाने में भी कामयाब रहा। अब नाज़रीन, जिस तरह उस किसान ने ख़ुद को और ख़जाने को बचाया अपनी अक्लमंदी से, ठीक वैसे ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त मईशत वेंटिलेटर पर थी। मुल्क की मईशत कह लें कि आखिरी सांसों पे थी और कौमी ख़जाना ऑलमोस्ट खाली था। वज़ीर आज़म ने भी अपनी अक्लमंदी से कह लें, हिकमत अमली से कह लें, दानाई से कह लें, काम लेते हुए एक कदम पीछे को लिया
और कर्ज और दोस्त ममालिक से इमदाद लेकर गिरती पड़ती मईशत को सहारा देने की कोशिश की। अगर उस वक्त हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ये कदम ना उठाते तो आज मुल्क की मईशत की जो हालत है वो शायद इससे भी ज़्यादा बुरी, बदतरीन होती। और इसके अलावा जब कोरोना ने दुनिया में कोहराम मचाया था तो उस वक्त भी हुकूमत ने कोरोना के दिनों में आवाम की जानों और मईशत दोनों को ज़िंदा रखने के लिए मिसाली इक़दाम किए। तो किसी भी हुकूमत के लिए ये आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है कि जानें भी बचानी हैं और गरीबों के जो चूल्हे हैं वो भी ठंडे ना हों, चूल्हे भी चलते रहें। ये बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल था ये, और इस टाइम से हुकूमत गुजरी है। अच्छा, हुकूमत ने आप कह लें कि हर वो कदम उठाने की कोशिश की जिससे मईशत को कम से कम नुकसान पहुँचे, गरीब की ज़िंदगी का पहिया भी चलता रहे। अच्छा, इस वबा के आगाज़ में खान साहब को आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा सख्त डिसीजन लेने पड़े थे और इस वबा के बढ़ते हुकूमत को लॉकडाउन की तरफ भी जाना पड़ा था। यानी जैसे तैसे करके हुकूमत ने उस क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल कर लिया था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि तमाम इक़दामात के बावजूद जो मुल्की मईशत है उस पर ये जो मनफी असरात हैं वो तो पड़े ही इसके। और ऐसा वक्त भी आया जब ग्रोथ रेट मनफी हुआ क्योंकि सनती पैदावार इस दौरान बुरे तरीके से मुतासर हुई थी। खैर, हुकूमत आगे बढ़ती चली गई और एक दो वक्त फिर ऐसा आया कि जहाँ आप ये कहने के ऐसे लगने लगा कि अब हुकूमत ने मईशत को बाकायदा स्टेबल कर ली है और अब बहुत जल्द अवाम पर इसके अच्छे समरात भी पड़ेंगे। और ऐसी बातें कहीं भी जाती रहीं कि अब अच्छे वक्त आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा, फिर लेकिन IMF जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बाकायदा एक फंदा रहा, जिसने मुल्क की मईशत को अपना, अगर मैं कहूँ, गुलाम भी बना कर रखा हुआ तो गलत नहीं होगा। और यही वजह है कि ना चाहते हुए भी हुकूमत को IMF की सख्त शराइत को मानना पड़ा। अब जब इमरान खान साहब ने कौम को महंगाई में रिलीफ देने के लिए पैकेज का ऐलान किया तो उसके फौरी बाद क्या हुआ, चीनी ने रिलीफ में तकलीफ पैदा कर दी और अब पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने इस रिलीफ पैकेज पर कह लें कि तेल छिड़क। अब नए नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की जो कीमत है वो 8.3 रुपये इजाफे के बाद 137 रुपये 79 पैसे हो गई है। से बढ़ के बल्कि 145 रुपये 82 पैसे हो गई है। 137 रुपये 79 पैसे से बढ़कर 145 रुपये 82 पैसे हो गई है। और अब इमरान खान साहब इसकी वजाहत भी कर रहे हैं। ज़रा क्लिप चलाइएगा। अरे सुना आपने वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आज़म साहब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर कहते हैं जी जो मुल्क बाहर से पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं उनको पेट्रोल महंगा पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में भारत की निस्बत पेट्रोल मसनूआत की जो कीमतें हैं वो अब भी कम है। अब नाज़रीन, जिस दिन वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया था तो उसी वक्त इन्होंने आवाम को, आप कह लें कि ज़हनी तौर पर तैयार करने की बड़ी कोशिश की थी कि अवाम मज़ीद पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के लिए तैयार हो जाए। जब पहले से ज़हनी तौर पे तैयार किया जाता है ना तो ये हमारी नफ्सियात है कि उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा धचका नहीं लगता है, लेकिन पहले से दिमाग आपका तैयार हुआ होता है, नफ्सियात है ये। अच्छा, आज वज़ीर आज़म साहब का ये कहना था कि महंगाई का मसला तो पूरी दुनिया में है और ये हुकूमत का बार बार मौक़िफ़ आ रहा है कि जी महंगाई का मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान में भी है। जब कोरोना के दिनों में पेट्रोल की कीमतें आलमी सतह पर कम हुई थी तो पाकिस्तान में भी कीमतें कम हो गई थी, लेकिन अब जब एक बार फिर पेट्रोल की जो कीमतें हैं सर उठाने लगी हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब इन सख्त हालात के बावजूद अब भी बहुत पुरउम्मीद नज़र आते हैं, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि 5 साल के बाद पता लग जाएगा कि पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है या फिर नहीं हुई है, 5 साल के बाद। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने एक बार फिर कह लें कि अपनी तनकीदी तोपों का जो रुख है वो अपोजिशन पर किया और क्या कहा कि नून लीग ने सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए लाहौर मेट्रो बनाई, लेकिन इन्होंने लॉन्ग टर्म मनसूबों पर कोई काम नहीं किया। जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो हुकूमत है जो पहली बार आवाम के लिए लॉन्ग टर्म मनसूबों पर काम करी, यानी पहली हुकूमत है इमरान खान साहब के बकौल जो लॉन्ग टर्म मनसूबों पर काम करी आवाम के लिए। और प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, लेकिन पिछले 30 साल में 2 ख़ानदानों ने मुल्क को तबाह हाल कर दिया और वो लूट मार करके खुद तो अमीर हो गए लेकिन हमारा मुल्क बड़ा ही पीछे चला गया। अच्छा नाज़रीन, अब एक तरफ पेट्रोल की बढ़ती कीमतें आवाम का दिल जला रही हैं तो वहीं पर चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह से भी लोगों की जो ज़िंदगियां हैं उनमें कड़वाहट भर चुकी है। और वज़ीर आज़म चीनी की बढ़ती कीमतों की वजह सिंध में जो शुगर मिल्स बंद हुई हैं ना उसको करार दे रहे हैं। अब चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफे के हवाले से बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, ज़रा ये भी सुन लें। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी कि सिंध में जो 3 शुगर मिल्स को बंद किया गया है ना, और सिंध में जब शुगर मिल्स बंद हुई तो उसकी वजह से चीनी की किल्लत पैदा हो गई और जो कीमत है वो 140 रुपये तक पहुँच गई। अच्छा, अब हुकूमत चीनी और पेट्रोल की कह लें कि बेलगाम होती हुई कीमतों की वजह से ऑपोजिशन को बेलगाम होने से रोक नहीं पा, क्योंकि ऑपोजिशन तो आपको पता है उनको तो जहां मौका मिलेगा तनकीद करने का वो उससे भी बढ़कर तनकीद करेंगे, क्योंकि तनकीद करना ही मेरे ख्याल से आजकल हमारी सियासत का एक शेवा बन गया है।
और शायद सियासत चमकाने का जो बेहतरीन इनको फार्मूला मिल गया है, बस जी जहाँ किसी की कोई थोड़ा सा वीक पॉइंट हाथ लगता है वहाँ पे शुरू हो जाए। क्लिप चलाइएगा। जी सुना आपने हमजा शहबाज साहब जो पेट्रोलियम मसनद की बढ़ती कीमतों पर अपना नुक्ता नज़र देते हुए क्या कह रहे हैं कि जी अब रात के अंधेरे में अवाम पर जुल्म ढाया जा रहा है, अभी ज़ख्म भरे नहीं थे, पेट्रोल फिर 8 रुपये महंगा कर दिया गया। न्याजी साहब ने जब नोटिस लिया कीमतें मज़ीद बढ़ गईं। 2018 में पेट्रोल 78 रुपये फ़ी लीटर था, पिछले दिनों पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा हुआ था और इमरान खान साहब कहते हैं कि कोरोना की वजह से दुनिया में महंगाई में इजाफा हुआ है। अच्छा, हमजा शहबाज का ये भी कहना था कि इमरान खान साहब को झूठ का तमगा मिलना चाहिए जो कौम से झूठ बोलते हैं। और क्या कह रहे हैं जी हमजा कि जी खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में फ़ीकस आमदन दीगर ममालिक की निस्बत बहुत कम है। इमरान खान अपनी अना से नीचे उतर कर अवाम का एहसास करें, अवाम मर रहे हैं और बनी गाला का शहजादा चैन की बांसुरी बजा रहा है। अब इनकी बातें आपने सुनी नाज़रीन। अच्छा, लग गया सर है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अपोजिशन की जैसे लॉटरी नहीं निकल आती, लॉटरी लग गई कि वो हुकूमत को पहले से भी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि चले जी मौका मिले अब शुरू हो जाएं। अब शहबाज शरीफ साहब ने भी इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जी पेट्रोल ने 145 रुपये लीटर की हद पार नहीं की, बल्कि मौजूदा हुकूमत ने नालायकी, नाअहली और करप्शन की हर हद को पार कर दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में जो 8 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, ये महंगाई में इजाफा करेगा। अब अवाम का जिंदा रहना बहुत ज़्यादा महाल हो गया है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना था कि IMF के हुक्म पर हुकूमत अभी पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर महंगाई में मज़ीद इजाफा करने वाली है जो जुल्म की हद है, और हुकूमत IMF की बिजली की कीमतें बढ़ाने की जो शर्त है इसके सामने ढेर हो चुकी है। इस तरह मुल्क चल सकता, ऐसे नहीं चलेगा। हुकूमत ने आवाम को महंगाई का पैकेज दिया है, कौम ये पूछ रही है ये अच्छे दिन लाए हैं आप लोग। अच्छा, आज कौमी असम्बली सेनेट में भी पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, इसमें इजाफे के हवाले से बड़ी बात हुई और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ऐवान में हुकूमत की आप कह लें कि बड़ी क्लास लगाई है। ज़रा क्लिप चलाइएगा। जी सुना आपने, ख्वाजा आसिफ साहब को महंगाई को लेकर कौमी असम्बली सेनेट मछली बाज़ार का मंजर पेश कर रहा था। मेरी असम्बली के तमाम अरकान से न सिर्फ एक गुजारिश है कि क्या ऐवान में हंगामा करने से ये जो तमाम मसाइल हैं इसमें आवाम पिस रही है बाकी हल हो जाएंगे? क्या इस तरह से ऐवान में जो हुल्लड़बाजी की जाती है, क्या इससे बाकी आपको लगता है कि महंगाई कम हो जाएगी? अगर अपोजिशन को वाकई अवाम की वाकई इतनी फ़िक्र है जितना ये कहते हैं, तो तनकीद करने के बजाय अल्लाह के बंदो हल बताओ, हल तजवीज़ करो। अपोजिशन का काम तनकीद बराए तनकीद नहीं होता, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होता है। अगर वाकई आपको अवाम का इतना दुख और दर्द और एहसास है तो बताएं क्या हल होना चाहिए। अच्छा, अगर हुकूमत अपने दायरे से बाहर जा रही है तो अपोजिशन का काम नहीं है, काम बनता है ना इनका कि हुकूमत को दायरे में वापस लेकर आए, लेकिन ये तो सिर्फ तनकीद करते हैं। अपोजिशन का ये काम नहीं होता कि मौका देखें और बस हुकूमत को दायरे से बाहर धक्का देने के चक्करों में पड़ जाए। अब ख्वाजा आसिफ साहब की तरह एहसन इकबाल साहब भी कीमतें बढ़ने पर हुकूमत पर खूब बरसे हैं, गरजे हैं, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब ने कुछ दिन पहले जाने अनजाने में कह लें कि हुकूमत की मजबूरियों को वाकई दिल से महसूस किया। क्या कहना था उनका, ज़रा सुनाइएगा क्लिप। जी सुना आपने, आज मुझे इस बात की खुशी महसूस हो रही कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने सच्ची बात की और उन्होंने इस बात को एटलीस्ट एक्सेप्ट किया है, तस्लीम किया कि हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 4 से 5 रुपये रखी और ऐसे में हुकूमत सरकारी ख़जाने में पैसे कैसे जमा करेगी। यानी शाहिद खान अब्बासी साहब को भी इस बात का अंदाज़ा है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है और उसने हर मुमकिन कोशिश की जी लेवी को कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। अच्छा, हुकूमत ये कहती है कि वो आवाम को रिलीफ देना चाहती है, लेकिन सिंध हुकूमत विफाक से वो कहते हैं जी ताउन नहीं करी, विफाक से ताउन नहीं करी सिंध हुकूमत, ऐसा कहना है हुकूमत का। ज़रा क्लिप चलाइएगा फ़ारूक हबीब का। जी सुना आपने, फ़ारूक हबीब को वो सिंध हुकूमत से बाकायदा गिला कर रहे हैं कि जी वो हुकूमत के ऐलान करदा रिलीफ पैकेज की राह में रुकावट बन रही है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हुकूमत से IMF के सामने झुकने का गिला कर रहे हैं। ज़रा उनका भी क्लिप चला दीजिएगा गिलानी साहब का। अच्छा सुना आपने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, गिलानी साहब कहते हैं कि हुकूमत IMF की सख्त शराइत मान रही है, सख्त तरीन शराइत जो मानी जा रही है और इसी वजह से आज मुल्क महंगाई की सुनामी में डूब रहा है। गिलानी साहब की बातें बज़ाहिर दुरुस्त हैं, लेकिन IMF के दरवाजे पर क्या सिर्फ मौजूदा हुकूमत ने दस्तक दी है? नहीं, बल्कि इसकी एक तारीख है जिसे कुछ झुटला नहीं सकता। IMF के पास क्या पीपल्स पार्टी नहीं गई थी? बिल्कुल गई थी। क्या नून लीग नहीं गई थी? बिल्कुल गई थी। अब जब तमाम जमातें IMF के पास गई, दरवाज़ा खटखटाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मईशत कभी भी मुस्तहकम नहीं रही।
और इसको सहारा देने के लिए हर हुकूमत को एक दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। वो दरवाज़ा है IMF का दरवाज़ा। और मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो बरमला ही कहा था कि हमारे पास IMF के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, चारा ही नहीं है, हम क्या करें। अब सवाल ये है कि जब यही काम इमरान खान करे तो जी बहुत गलत हो गया और उनको मजबूरी में IMF के पास जाना पड़ रहा है। तो जब आप लोग जाते रहे तो तब क्या था। लेकिन फिर भी अब इमरान खान साहब जब गए हैं तो जी उनको ताने दिए जा रहे हैं उन्हीं लोगों की जानिब से जो खुद भी ये दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। मुझे तो सिचुएशन की समझ नहीं आती कि मतलब आप किस तरह तनकीद कर सकते हैं। आप लोगों ने तो खुद ये दरवाज़ा खटखटाया है। अच्छा, अब यही सियासी जमातें इमरान खान साहब को ताने देती हैं, पता नहीं किस तरह दे देती हैं। या तो आपने वो काम किया ना हो तो आप ताने दें, लेकिन जब आपने खुद वो काम किया उस बात का ताना आप कैसे दे सकते हैं किसी और को। और बाकायदा तनकीद शुरू कर दी जाती है, तनकीद का निशाना बनाया जाता है खान साहब को इस बात पर। इनकी अपनी इस हिस्ट्री है इस मामले में। लेकिन इमरान खान साहब को ज़्यादा तनकीद का निशाना इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उन्होंने इक़्तिदार से पहले, जो बात मुझे समझ आती है, उन्होंने इक़्तिदार से पहले शायद अवाम से बड़े बड़े वादे किए थे कि जी वो इक़्तिदार में आएंगे और आने के फ़ौरन बाद कशकोल तोड़ देंगे। लेकिन जैसा कि वो मिसाल है कि जी पानी गर्म है या ठंडा है, ये कैसे पता चलेगा बताएं। तभी पता चलेगा ना जब आप पानी में उतरेंगे, और फिर पानी में उतरने के बाद आप बता सकते हैं ये तो गर्म था या ये तो ठंडा था। अब ऐसे जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिला, इक़्तिदार की कुर्सी मिली, तब उन्हें पता चला कि असल हकीकत तो ये है, यानी मुल्क का ख़जाना ऑलमोस्ट खाली, एम्प्टी। और अगर फौरी हल ना किया गया तो फिर मुल्क का दिवालिया निकल सकता है। और खान साहब ने कह लें कि शुरू से इब्तिदा में पूरी कोशिशें की कि किसी तरीके से IMF के पास जाने से बचा जाए। लेकिन मुल्की मईशत आप कह लें कि इतनी बदहाल थी कि दोस्त ममालिक की मदद के बावजूद खान साहब को आखिरकार ये कड़वा घूंट पीना पड़ा और उन्हें IMF की तरफ रुजू करना पड़ा। अब हुकूमत पर ये जो तनकीद हो रही है ना कि जी वो IMF के आगे बेबस है, तो इसका भी एक आप समझ लें एक इसकी ग्राउंड रियलिटी है। और वो क्या कि हमें IMF की कड़ी शराइत इसलिए भी मानना पड़ेंगी क्योंकि पिछले 10 साल में जो कर्जा लिया गया उन कर्ज़ों का सूद उतारने के लिए सख्त शराइत को तो मानना पड़ेगा, ज़रूरी है। क्योंकि IMF वाले कर्ज देते वक्त ये पूछते हैं कि इसका सूद कैसे अदा किया जाएगा। अब वज़ीर-ए-आज़म महंगाई और बदहाल मईशत से मुल्क और अवाम को कारा तो दिलाना चाहते हैं, सबको पता है। और इसलिए अब अपोजिशन को ये चाहिए कि जो अपोजिशन है ना, बाकी अगर इनको अवाम का एहसास है, मुल्क का एहसास है, तो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने के बजाय वज़ीर-ए-आज़म साहब का साथ दें और अवाम का एहसास करें। और ये जो उनका एक वतीरा सिर्फ तनकीद करने का, तनकीद बराए तनकीद जिन्होंने शेवा बना ली है अपनी सियासत को चमकाने के लिए, इस सिलसिले को फ़ौरन बंद कर दें, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान करदा रिलीफ पैकेज को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया है कि अवाम को रिलीफ पैकेज की नहीं बल्कि ज़रूरी अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी की ज़रूरत है। कौमी असम्बली और सैनेट में अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और अपोजिशन ने शोर शराबा और नारेबाजी भी की और अरकान जो हैं वो ऐवान से वॉकआउट भी कर गए। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने फ़ोन किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की जो सियासी इस टाइम पे सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया और मुल्क में ख़ास तौर पर जो बदतरीन महंगाई के बाद अवामी मसाइल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बातचीत की गई। जबकि पार्लियामान में अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली के हवाले से भी बात हुई है। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद सीनियर रहनुमा सेनेटर मुस्लिम लीग नवाज़, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। आप लोग पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ये जो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि खित्ते में जो पेट्रोलियम मसनूआत की सबसे कम कीमत है वो जनरल साहब कहते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में है, जबकि भारत में जो पेट्रोल है वो 250 रुपये लीटर है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि प्राइम मिनिस्टर के कान में जो एडवाइज़र जो कुछ डालते हैं वो आके खुद कह देते हैं, जो कि उनको ग्रास रूट के मसाइल का पता नहीं है और ना ऑब्वियसली इकानमी का पता है, बिकॉज ही इज़ नॉट एन इकोनॉमिस्ट। देखें, बात ये होती है कि आपकी लोगों की बाइंग पावर पे सारी चीज़ डिपेंड करती है। अगर इंडिया के अंदर वो महंगा है तो उनकी तनख्वाहें भी उस लिहाज से, पर कैपिटा इनकम इंडिया की जो है वो $2100 है, वेयर एज आपकी $1200 है। अभी ये कौन समझाए
के प्राइम मिनिस्टर को कि ये लोग आपको लॉलीपॉप देते हैं और बिठा देते हैं। आप देखें कि जीडीपी उनकी देखें क्या है, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर अभी डबल फिगर में चली गई है, और बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, उनकी ये 4-5 और इस के उस पे है। तो इसलिए आई थिंक मतलब इट्स मेकिंग अ फन। बात ये होती है कि एक ऑर्डिनरी बंदा, हम जैसा जो इकोनॉमिस्ट नहीं भी है, वो नॉर्मल कॉमन सेंस से आप देख सकते हैं कि आप जो मर्जी है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो मर्जी है कहते रहे, एट द एंड ऑफ द डे आप अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, आप अगर गैस आपने वक्त से एलएनजी नहीं किया, आपने लोगों के लिए ना रोजगार, देखिए ये जो ओवरनाइट इन्फ्लेशन पे कंट्रोल नहीं होता, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है अकॉर्डिंग टू देयर मैनिफेस्टो, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप इस्लाहात करते हैं, ग्रोथ रिलेटेड आपकी जो रसद है वो ज्यादा हो तलब से, तो कीमतें कंट्रोल में आती हैं। अभी वक्ती तौर पे तो आप यही कर सकते हैं कि प्राइस कंट्रोल को इफेक्टिव करें, और ये जो फ्री फ्लोट है आपका, जो फॉरेन रुपी की वैल्यू गिर रही है, उसको कंट्रोल करें, और ये जो ये मुआवजा मत करें कि फलां कंट्री उनकी पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करें। आप यू आर नोवेयर, और अभी लोगों की बर्दाश्त से बाहर कीजिए। अच्छा जैनब साहब, ये महंगाई का जवाब देते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा था, आपने यकीनी तौर पे सुना होगा, वो कहते हैं कि महंगाई का जो मसला है पूरी दुनिया में है, और 100 साल में दुनिया में इतना बड़ा बहरान नहीं आया जो कोरोना की सूरत में आया। अच्छा, अगर इस वक्त आपकी हुकूमत होती तो इस कोरोना वबा के बाद पैदा होने वाले बहरान में आपकी हुकूमत क्या करती? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर ठीक कहते हैं कि पेंडेमिक का इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे जरूर हुआ है, एम्प्लॉयमेंट भी हुआ, और अपना कंट्री भी टू अ ग्रेट इम्पैक्ट हुआ होगा एंड हुआ है। लेकिन ये कोरोना तो आया है 2020 की स्टोरी है, 2019 के दिसंबर से शुरू हुआ है। उससे पहले देखिए पूरे 2018 2019 का गुजरा है, ऑलरेडी ये डिक्लाइन पे जा रहे थे और सब कुछ नीचे था, और कोरोना में भी अल्लाह का ये करम, 1 साल लगा लें वो भी कोरोना से पहले जो उनकी हुकूमत रही। लेकिन जनरल साहब, उसका तो वो लोग वाज़ेह मौक़िफ़ ये देते हैं ना कि जी पिछली जो हुकूमतें आईं, अब जिस तरह उन्होंने यहाँ तक कह दिया इस बार खिताब में कि जो पीछे मुल्क को लूट कर गए हैं, 2 बड़े ख़ानदान की तरफ उन्होंने इशारा किया, अगर वो लूटी हुई दौलत वापस ले आएंगे तो चीज़ों की कीमतें आधी कर देंगे। वो कहते रहे कि वो अभी भी पीटीआई की हुकूमत का ये मौक़िफ़ है जो आप लोग भी सुनते होंगे कि पिछली हुकूमतों ने इतने कर्जे लिए, मईशत इनको मिली ही ऐसे, तो पहले साल की तो वो वजाहत मेरे ख्याल से उस तरह देते ही नहीं है ना। वो कहते हैं हमें मईशत इस हालत में मिली कि पहला और दूसरा साल तो हमें सुधारने में ही लगा, हाँ लेकिन अब 3 साल के बाद ये जो कहा जाता है वो मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं। 3 साल के बाद सिटिंग गवर्नमेंट ही आंसरेबल है। या देखिए डॉक्टर साहबा, अकल की बात ये है कि हुकूमत में आने से पहले ही जब मैनिफेस्टो बनाया, आप कह रहे थे हम ये कर देंगे, 200 अरब डॉलर लेके आएंगे, हम ये करेंगे, बिकॉज दैट इंडिकेट्स नाउ आफ्टर ये जो टेक ओवर के बाद जो इनकी परफॉर्मेंस है कि दे डिडंट हैव ए बिल्कुल फॉगिएस्ट आइडिया कि मुल्क कैसे चलता है। और फिर आप जब आगे हैं, देखिए 5.8% आपकी जीडीपी थी, आपकी जो इन्फ्लेशन थी वो फूड आइटम की 2% थी और नॉर्मल 4% थी, आपकी पर कैपिटा इनकम जो थी वो तकरीबन 1400 के करीब थी, आपकी साइज ऑफ द इकोनॉमी 315 बिलियन डॉलर्स था, जो अभी कॉन्ट्रैक्ट होके तो आपका 270 या 265 के ऊपर है। तो आप देखें 3 साल, आप पहले कंट्री जो अच्छे हाकम होते हैं, जो तैयारी करके आते हैं टीम के साथ, वो 100 दिनों में कुछ रिजल्ट दिखाते हैं, या फिर 3 महीने के बाद फिर वो 6 महीने, फिर साल, 3 साल 3.5 साल गुजर गया। अभी तो आपका इलेक्शन ये अगला आने वाला है, टर्म खत्म हो रही है, अभी आपका रोना वही है कि पिछले ये कर गए थे, कर्जा भी आपने ज्यादा लिया। आप सिर्फ सर्कुलर डेट देखें कि इनको 1.1 ट्रिलियन का मिला, 1100 बिलियन, अभी वो 2.4 ट्रिलियन है। यानी आप अगर लेट से कम नहीं कर सके तो आगे तो ना पढ़ने देते, अगर आप इतनी एफिशिएंट थे। अभी तो इन्होंने, और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का हाल भी आप देख ले, तो इसलिए ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, और ये पाकिस्तान इसका मुतहम्मल बिल्कुल नहीं हो सकता। एंड आई एम श्योर कि दोज पीपल हु आर कंसर्न्ड विद नेशनल सिक्योरिटी, उनको ये रियलाइज, सिर्फ आर्म फोर्स सिक्योरिटी नहीं देते बल्कि इकोनॉमिक सिचुएशन भी देती।
ठीक। अच्छा जनरल साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब ने कुछ फरमाया था, टीम होगा ज़रा चलाइएगा ताकि जनरल साहब आप भी सुने, नाज़रीन आप भी सुनिएगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ जनरल साहब। ठीक है जनरल साहब, आपने भी सुना शाहिद खान अब्बासी साहब हैं और ये नवाज़ लीग के इतने सीनियर रहनुमा हैं, वो ये कह रहे हैं कि तमाम मसाइल का जो हल है, सोल्यूशन है, वो शफाफ इलेक्शन में है। आप अवाम को ज़रा आसान अल्फाज में ज़रा समझा दें जनरल साहब कि ये जो साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, ये कैसे जो नए शफाफ इलेक्शन है, महंगाई को कैसे ख़त्म कर देंगे, पेट्रोल को कैसे सस्ता कर देंगे, कैसे होगा ये सब? देखिए, शफाफ इलेक्शन जो हैं वो जेन्युइनली एक पॉपुलर गवर्नमेंट को लेके आएंगे और पब्लिक की इंटेलिजेंस को आप इंसल्ट नहीं कर सकते। उनको पता है, उन्होंने पहले भी मुस्लिम लीग नून का इंतखाब किया था, आज भी ये सबसे बड़ी जमात है और उनका कॉन्फिडेंस है कि इस जमात के पास बेहतरीन टीम है। एक इकानमी के लिए भी इसहाक डार साहब की क़यादत में उन्होंने पूरी सिचुएशन को, फॉरेन करेंसी को भी कंट्रोल में रखा, अपने रुपये की वैल्यू को भी और जीडीपी को भी बढ़ाया, सर्कुलर डेट को भी अपने तौर पे जो शुरू में 500 मिला था वो खत्म किया। तो ये मकसद ये है कि आपके पास एक टीम हो तो लोगों का कॉन्फिडेंस होता है। शफाफ इलेक्शन हो तो पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी, पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी तो वो पॉपुलर डिसीजंस लेगी। जो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट होगी उसको लोगों का परवाह नहीं होती। वो ये कह रहे हैं कि जी अभी पेट्रोल की कीमत ही बढ़ जाएगी। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मेरे जैसा आदमी जो कि फौज में भी 40 साल सर्विस की, मैं एज ए 3 स्टार जनरल रिटायर हुआ, बखुदा बहुत सी चीजें आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जब देखते हैं तो अलार्मिंगली इवन मेडिसिन की प्राइसेस जो है जो हम लोग लेते हैं, आप पेट्रोल गाड़ी में जो डलवाएं, जो पहले 3000 पे डलता था अभी वो 6-7 हजार के ऊपर वो चला गया। गैस के बिल नहीं दे सकते, बिजली के बिल के मसाइल हैं, लोग तो बेचारे क्या करें, खुशियां करें, किधर जाएं। तो आई थिंक ये हुकूमत को और सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए। ये एक ह्यूमैनिटेरियन मसला बनता जा रहा है, ये कोई इंसानी हमदर्दी का मसला भी बन गया है। लोग इस तरह जी नहीं सकते। दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द बैक ऑफ द कैमल व्हिच ब्रोकन इट्स बैक, आई टेल यू, एंड देयरफॉर आई थिंक कतई नजर हमें ऊपर उठ के ये देखना होगा कि लोगों की मुश्किलात का हल हम कैसे निकालें। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल जरदारी से रब्ता किया है, तो क्या जो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से जो पीडीएम है वो लॉन्ग मार्च या फिर तहरीके अदम एतमाद का कोई इरादा रखती है, प्लान बना सकती है? और क्या नून लीग को पीपल्स पार्टी पे ट्रस्ट है, एतबार है कि वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में साथ देगी? देखिए, बात यह है कि जो अपोजिशन होती है ना, ये इलेक्टेड लोग हैं, इनके कंधों रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस है। वो ये समझते हैं कि अगर इतनी महंगाई हो रही है और वन साइडेड मत अपनी मनमानी करके बुलडोज कर रही है, कभी ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कभी कीमतें बढ़ा देते हैं विदाउट पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन किए बगैर, तो अपोजिशन इकट्ठी होती है। और ये खुशाइंद है कि पार्लियामेंट के अंदर आज दो पीडीएम में ये दोनों जमातें अलग हुई, जो अनफॉर्चुनेट है और ये इनको शायद फिर इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पूरी अपोजिशन मुतहिद है और यही उनका रोल वो आगे कर रहे हैं। जहां तक पीपल पार्टी के ऊपर एतबार का ताल्लुक है, देखिए पीपल पार्टी जेन्युइनली एक ग्रास रूट लेवल की पार्टी है। 3 दफा उनके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और अभी उनकी क़यादत बहुत बड़ा वैक्यूम आया है बेनजीर भुट्टो साहब के जाने के बाद। बिलावल इज ट्राइंग हिज बेस्ट, so he would also learn with the passage of time. We will have to unite on one point agenda, and that is कि लोगों को महंगाई से कैसे जान छुड़ाई जाए और इस हुकूमत से कैसे जान छूटे। ठीक है। अच्छा लास्ट में मैं जानना चाहूँगी जनरल साहब, मेरे पास आखिरी 1 से 1.5 मिनट है, आप लास्ट कमेंट में जो देना चाहें वो दे सकते हैं, 2 मिनट है तकरीबन। ये जो हुकूमती वज़रा अक्सर कहते हैं कि जी पीडीएम और पीपल्स पार्टी के पास मईशत की बेहतरी के लिए कोई तजावीज़ नहीं है और आप लोग यानी अपोजिशन वाले सिर्फ और सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं, बल्कि साफ अल्फाज में, चले मैं इन अल्फाज में बोलूँगी, उनके कहने का मतलब ये होता है कि सब अपने अपने मुफाद के लिए अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए निकले हुए, अवाम ऐसे किसी को हमदर्दी नहीं। देखिए, अगर अपना अपना उल्लू सीधा करने वाली बात हो ना, तो पब्लिक उन अपोजिशन के लोगों को जूते मारेगी कि आपने हमारा एतमाद लिया और कुछ नहीं किया। हमें क्या करना चाहिए? जब हम हुकूमत में आए तो पहले सोच के टीम्स हैं। इन्होंने 3 सालों में 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदले हैं। वो तो अपोजिशन रोकेगी ना, एक ही दफा एक टीम लगाएगी जो
इन्होंने को 5-6 जो FBR के चेयरमैन हैं वो भी हुकूमत रोकेगी। ये पंजाब में और सूबों में चीफ मिनिस्टर पोटेंट किस्म के डायनामिक शहबाज शरीफ जैसे लोग जो हैं ऐसे इस कैटेगरी के लोग लगाएंगे जो गो गेटर हैं, जो डिलीवर करने वाले हैं। तो आप देखिए, आप आईजीज ऐसे चेंज नहीं करेंगे एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। दूसरे जब टीमें आप तोड़ देते हैं तो वो आपका सिलसिला खत्म हो जाता है। तो आई थिंक कि ये जो ब्लंडर करते रहे हैं ना, आप देखें इंटरेस्ट रेट 13% से ऊपर ले गए, आपने फ्री फ्लोट करेंसी को कर दिया जो चाइना ने भी नहीं किया होगा। आपको ये चीजें मैनेज करनी है ना, और ये कोई भी जो हुकूमत आएगी, आई एम श्योर मुस्लिम लीग नवाज की जब हुकूमत आएगी, हमारे पास बेहतरीन टीम है और ये ओवरनाइट तो मसला हल नहीं होगा, लेकिन स्लाइड बैक रुकेगी इंशाल्लाह, और विद द कोऑपरेशन ऑफ द पब्लिक हम उनको रिलीफ देंगे और फिर हम उसको आगे चलाएंगे। राइट पीपल एट द राइट जॉब। आपको मर्दम शनास होना जरूरी है। ये नहीं कि लगाया तो फिर चेंज कर दिया क्योंकि वो नो गुड था। भाई नो गुड था तो लगाया आपने है ना, तो दैट मींस यू आर आल्सो नो गुड बिकॉज़ यू डोंट नो हु इज गुड एंड हु इज बैड। तो these are the things which have to be kept in mind. I am sure कि जो हुकूमत अगर मुस्लिम लीग नून की आई तो it will deliver. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जैन साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। सऊदी पैकेज और IMF से मामला तय पाने के बाद जो डॉलर की कीमत है वो तो नीचे आना शुरू हो गई, लेकिन पेट्रोल और चीनी की कीमतों ने अवाम के बाकायदा होश उड़ा दिए। पेशावर में चीनी ने पेट्रोल की कीमतों को मात दे दी है। ज़रा ये भी सुन लें वहाँ पे जी, अभी जो फ़ी किलो चीनी की कीमत है वो 150 रुपये तक पहुँच गई है, 150 रुपये तक। अब दूसरी जानिब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी चीनी का जो बहरान है वो पैदा हो गया, बल्कि शदीद होता चला जा रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और ज़रूरत के मुताबिक सप्लाई में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। और जो गली मोहल्ले की करियाना दुकानें हैं, स्टोर्स हैं, उन्होंने चीनी 150 रुपये किलो फ़रोख्त करनी शुरू कर दी है। और इत्तलात के मुताबिक 80% तकरीबन 80% दुकानों पर चीनी का जो स्टॉक है वो 48 घंटों से ख़त्म है। अब नाज़रीन, पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो हुकूमत ने एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें 8 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया है। और इसके बाद इजाफे के बाद पेट्रोल की जो कीमत है जी वो 145 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। और डिटेल्स के मुताबिक डीज़ल पर जो लेवी है वो 8.44 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 12.44 रुपये कर दी गई है। और जो पेट्रोल पर लेवी है वो 9.5 रुपये से बढ़ाकर फ़ी लीटर 13.53 रुपये कर दी गई है। इस सिचुएशन पे बात करने के रूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और माहिर माशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं जी कि 3 माह में जो तेल है वो $45 से $85 का हो गया, लेकिन इसके बावजूद जो मुल्क पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं उनमें सबसे सस्ता पेट्रोल हमारे मुल्क पाकिस्तान में ही है। आप अग्री करते हैं उनकी बात से? देखिए, पेट्रोल के हवाले से जो सिक्का है उसके 2 रुख हैं पाकिस्तान। एक रुख को है जो वज़ीर आज़म साहब ने आपके पास रखा, और वो दुरुस्त है कि पिछले कुछ महीनों में अगर साल भर में आप देख लें तो $37 का फी बैरल पेट्रोल जो क्रूड मिलता था आलमी मंडियों में वो अब 80-85 पे चला गया है। और अगर पाकिस्तान 85% अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है तो जाहिर बात है कि उसका असर पाकिस्तान में भी आएगा। उसी सिक्के का एक और रुख है, और वो रुख है जो पाकिस्तान के अंदर हमारी ऑयल की इंडस्ट्री है और उसके अंदर जो आप समझिए कि कार्टेल प्राइसिंग है जिसको वज़ीर आज़म साहब माफिया का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं। उसमें रिफाइनरीज को जो बाकी दुनिया के मुकाबले में हम 2 गुना ज़्यादा रिफाइनिंग मार्जिन दे रहे हैं, उसमें इनलैंड फ्रेट जो आता है जो आज आप आपने अभी बताया 145 रुपये 82 पैसे, उसमें तकरीबन 4 रुपये फ़ी लीटर का जो आप देखेंगे वो इनलैंड फ्रेट की एक अमाउंट आती है। हम तकरीबन 20 अरब बैरल जो है 20 अरब लीटर जो है वो पेट्रोल और डीजल का सालाना इस्तेमाल करते हैं। तो उसका मतलब ये है कि तकरीबन 80 अरब रुपया सालाना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की मद में सार्फिन के ऊपर बोझ पड़ता है। वहाँ पे बहुत सारी स्टडीज़ हैं और उनका कहना है कि 1 रुपये के लगभग 1 लीटर का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन आना चाहिए, जबकि हमारी कीमत में वो तकरीबन 4 रुपये आ रहा है। तो ये बहुत सारी लीकेजेस जो हैं जिसमें 2018 में PTI ने अपने मंशूर में वादा भी किया था
कि इस्लाहात लाई जाएंगी, ऑयल सेक्टर के अंदर इस्लाहात लाई जाएंगी, वो हमने कोई या पीटीआई की हुकूमत ने कोई कदम उठाया नहीं उस तरफ। उसमें काफ़ी सारे मार्जिन्स हैं जो बोझ जो है वो सार्फिन के ऊपर पड़ जाता है, लीकेजेस को दूर करना रिक्वायर्ड है, वो उसकी तरफ कोई पेशरफ्त हुई नहीं। ठीक है, अच्छा चीनी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी डॉक्टर साहब, बल्कि बहुत से लोग आपसे इस हवाले से बात कर भी रहे होंगे। आपका जो तज्ज़िया है बड़ी अहमियत का हामिल होता है, बड़ी अच्छी बात करते हैं डॉक्टर साहब। जो चीनी की कीमतें हैं ये कंट्रोल करने में हुकूमत अभी तो ऑलमोस्ट नाकाम ही नज़र आ रही है। अब इस पर इमरान खान साहब ये कहते हैं जी कमीशन ने जो शुगर मिल्स है उस पर 40 अरब रुपये का जुर्माना आयद किया, और आपको ये भी पता होगा कि जी जो FBR ने जो शुगर मिल्स पर ये 500 अरब रुपये का जुर्माना आयद किया था, लेकिन जो शुगर मिल्स मालिकान थे उन्होंने इस पर स्टे ऑर्डर भी लिया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि फिर कैसे हुकूमत की रिट कायम होगी और क्या पॉलिसी होनी चाहिए चीनी और खासतौर पे आटे की भी अगर मैं बात करूं, इस तरह की जो बुनियादी चीज़ें हैं ना उनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए क्या इनके पास स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, पॉलिसी ठीक नहीं है, कहाँ से मार खा रही है हुकूमत? ये आपने लफ्ज़ पॉलिसी का इस्तेमाल किया और वही फोकस होना चाहिए। जी जी। अगर कुछ आय आप अपने सामने ठीक है, 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो 55 रुपए 1 किलो चीनी का भाव था। उसके बाद अचानक 2019 में 71 रुपया हो गया था, और उसके बाद हुकूमत ने ऑर्डर की कि एक शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट जारी की जाए और उसमें हमें बताया जाए कि ये क्या हो रहा है। उसके दौरान हुकूमत ने खुद से अलाउ भी किया कि 7,83,000 टन जो है वो हमने चीनी एक्सपोर्ट कर दी, और उसके ऊपर 3 अरब रुपए की पंजाब हुकूमत ने भी दे डाली। तो आप सोचिए कि 55 रुपए से शुरू हुए थे, 71 रुपए पे जाती है, एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी भी दे दी जाती है, फिर एक रिपोर्ट में आ जाती है और वो उन शख्सियात का उन एंटिटीज की निशानदेही कर देती है कि जिन्होंने माल बनाया है, किसने फ़ायदा उठाया है, सब्सिडी किसको किसको कितनी मिली, ये सब हुकूमत की अपनी रिपोर्ट में लिखा था। और फिर मुकामी कीमतों पे उसका क्या, उस रिपोर्ट का भी कोई असर नहीं हुआ। फिर 2020 में हम आ गए तो 110 रुपए पे चीनी चली गई, फिर हुकूमत ने इंपोर्ट करना शुरू कर दी। फिर 2020 में अब हम बैठे हैं, आप मुझे बता रही हैं कि पेशावर में 150 रुपए है, कराची से मुझे एक रिपोर्ट आई है कि वो कह रहे हैं वहाँ पे 160 रुपए है। तो आप सोचिए ये सारे हक़ाइक़ आप सामने रखें तो आप इस नतीजे में पहुँचेंगी कि हुकूमत के पास कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई टीम नहीं है, खास तौर पे माशी टीम नहीं है। तकरीबन टेक्निकली 5 वज़राए ख़जाना जो हैं वो आ चुके हैं पिछले 40 महीनों के अंदर। तो सोचिए 8-9 महीने 10 महीने मिलते हैं एक वज़ीर ख़जाना को, तो वो टीम नहीं बना पाता, पॉलिसी तो बहुत दूर की बात है। तो हमें नज़र आ रहा है कि नारे बहुत लगते हैं, तकरीर बेशुमार होती हैं, काबीना की मीटिंग्स अगर आप गिन लें तकरीबन 1 दर्जन मीटिंग्स हैं पिछले कोई 18 महीनों में, जिसका फोकस महंगाई, जो छापे भी मारे जाते हैं, लेकिन पॉलिसी नहीं है जिसका आपने जिक्र किया। पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है कि चीनी की महंगाई को, तेल की महंगाई को, बाकी अशिया की महंगाई को कंट्रोल में किस तरह लाना है। नारा लगता है, तकरीरें होती हैं, अच्छा ये जो एक ये बात सामने आ जाती है डॉक्टर साहब, जब भी इस तरह का कोई महंगाई के हवाले से जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, जैसे चीनी को आप देख लें तो ये पहले नायाब हो जाती है, वो माफिया एक्टिव हो जाता है, गायब कर दी जाती है, रेट्स भी जहाँ से भी आप ले सकते हैं तो वो मुंह मांगे रेट्स ले रहे होते हैं, मनमाने रेट्स हो रहे होते हैं। अब जो गरीब है वो बेचारा फिर नहीं लेगा या थोड़ी तादाद में लेगा, जिसके पास होगा वो फिर ले लेगा। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, जो कि माफिया का हमेशा हुकूमत के जिक्र किया जाता है, माफिया है वो एक्टिव है, तो उस माफिया को कंट्रोल करना किसका काम है? आपका दुरुस्त है सवाल। और माफिया का कंट्रोल हमारे ज़हन में आता है कि शायद उनको डंडा मार के कंट्रोल करेंगे, छापे मार के कंट्रोल करेंगे। मतलब वो भी तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होगी ना। अगर हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है ना कि माफिया को कंट्रोल करें, क्योंकि इमेज तो हुकूमत का खराब हो रहा है। आगे जो आपको अगले इलेक्शन में अगर वोट नहीं मिलेगा महंगाई की वजह से, तो वो तो फिर आपका नुकसान होगा। तो फिर हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है ना, माफिया को कैसे भी कंट्रोल करें। देखिए मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, 100% बनती है, लेकिन वो छापे मार के और डंडे के इस्तेमाल से नहीं हो सकता। तारीख से अगर कुछ सीख लें तो पिछले 55 सालों से जिस हुकूमत ने भी डंडे मारने के जोर पे या छापे मार के कंट्रोल नहीं कर पाते, छापे के नतीजे में कीमतें मजीद बढ़ जाती हैं। यहाँ फुकदान जो नजर आ रहा है वो पॉलिसी का। क्या हल, कैसे कंट्रोल किया जाए? चीनी का सेक्टर
तो मैं समझता हूँ कि आसान तरीन तरीका है माफिया को तोड़ने का, अगर आप एक पॉलिसी लेके आए। आपने पॉलिसी के दो जुज बनाने हैं। अगर आप ये कह दें कि भाई जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी दुनिया के किसी भी मुल्क से पाकिस्तान में इंपोर्ट कर लें, हम इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। उसी के साथ साथ आप कह दें कि पाकिस्तान से जितनी चीनी जो चाहता है जितनी मर्जी एक्सपोर्ट कर दे, लेकिन हम किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देंगे। इन पॉलिसीज के नतीजे में आप देखिए माफिया पाकिस्तान के अंदर है, वो तितर बितर हो जाएगा, वो टूट जाएगा और 22 करोड़ पाकिस्तानियों को कभी भी 1 किलो की चीनी की भी किल्लत नहीं आएगी और दुनिया भर में जो सस्ती तरीन चीनी है वो पाकिस्तानी सार्फिन को मिलेगी। तो यहाँ पे पॉलिसी का फुकदान है। पॉलिसी बनाने के लिए आपको टीम चाहिए होती है, टीम हमारे पास है नहीं। जब टीम नहीं होगी तो पॉलिसी नहीं होगी, पॉलिसी नहीं होगी तो फिर यही नतीजा निकलेगा जो आपके सामने। अरे डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं जानना चाहूँगी, प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा इमरान खान साहब ने कि जो सिंध में 3 शुगर मिल्स बंद की गई हैं ना, उसकी वजह से भी ये जो चीनी है इसकी किल्लत पैदा हुई और कीमत ये 150 रुपये तक पहुँच गई है। तो क्या वाकई जो प्राइम मिनिस्टर सिंध में जो 3 शुगर मिल्स बंद हुई हैं उसको भी चीनी की कीमत की किल्लत पैदा होने की वजह करार दे रहे हैं? आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए, ये सियासी बात है, ये मईशत की बात या इकनॉमिक्स की बात नहीं है। ये सियासी इख्तलाफ है उनका हुकूमत से, और ये तारीखी तौर पे आप देख रही हैं कि पिछले 3 सालों से हर चीज़ के ऊपर सिंध की हुकूमत को इल्ज़ाम लगाया जाता है उनके ऊपर। हल इसका ये नहीं है। बेशक सिंध वाले जो हैं वो अपनी चीनी की मिलें बंद कर दें, लेकिन हल यही है कि आप इस मार्केट को गवर्नमेंट के शिकंजे से छोड़ दें। हुकूमत गन्ने की कीमत फिक्स करती है, हुकूमत शुगर के लाइसेंसेस देती है, हुकूमत कोटे फिक्स करती है। ये सारी चीज़ें हुकूमत अगर विड्रॉ कर ले और ओपन मार्केट में छोड़ दे चीनी को, तो पाकिस्तान के 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।